नमस्कार। आज हम पशु स्वास्थ्य से जुड़ी एक बहुत ही पारंपरिक जानकारी की गहराई में उतरेंगे। खास तौर पर गायों में जो एक आम समस्या होती है, थनैला रोग, जिसे मैस्टाइटिस भी कहते हैं, उसके एक बड़े ही दिलचस्प पारंपरिक घरेलू इलाज पर बात करेंगे। जी। ये मैस्टाइटिस डेयरी किसानों के लिए वाकई एक बड़ी सिरदर्दी होती है ना। मैंने सुना है ऐसे काफी आर्थिक नुकसान भी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। थनैला रोग, जिसमें पशु के थन में सूजन आ जाती है, ये दुधारू पशुओं में, खासकर गायों और भैंसों में बहुत ही आम है और इसका सीधा असर दूध की गुणवत्ता, उसकी मात्रा दोनों पर पड़ता है। पशु का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। भारत जैसे देश में तो ये एक बड़ी आर्थिक चुनौती है, क्योंकि डेयरी सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। और देखिए, अगर गंभीर मामला हो और इलाज न मिले तो ये पशु के लिए जानलेवा तक हो सकता है या थन हमेशा के लिए खराब हो सकता है। ओह, वाकई ये तो काफी गंभीर बात है। तो चलिए आज इसी से जुड़े एक पारंपरिक नुस्खे पर गौर करते हैं। सुना है कि इसमें घर में आसानी से मिलने वाली चीजों का ही इस्तेमाल होता है। तो क्या है ये नुस्खा? किन चीजों की जरूरत पड़ती है इसमें? हाँ, ये जो खास पारंपरिक नुस्खा है, इसमें मुख्य तौर पे बस दो ही चीजें हैं। पहली चीज है 10 पान के पत्ते, वही जो हम खाने वाला पान इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी चीज है 100 मिलीलीटर खाने योग्य अरंडी का तेल, जिसे कैस्टर ऑयल भी कहते हैं। बस यही दो। पान के पत्ते और अरंडी का तेल, सच में ये तो ऐसी चीजें हैं जो ज्यादातर घरों में, खासकर गांव में, बहुत आराम से मिल जाती हैं। लेकिन क्या इसमें कोई खास किस्म के पान के पत्ते चाहिए या कोई खास तरह का अरंडी का तेल? सबसे सामान्य पान के पत्ते ही इस्तेमाल होते हैं। हाँ, अरंडी के तेल के बारे में ये जरूर ध्यान रखना है कि वो खाने वाला एडिबल ग्रेड का हो, क्योंकि इसका एक हिस्सा पशु को खिलाया भी जाता है, तो उसकी शुद्धता जरूरी है। वो जो इंडस्ट्रियल वाला आता है वो इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, ये बहुत जरूरी बात बताई आपने कि तेल खाने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो सामग्री समझ आ गई। 10 पान के पत्ते और 100 ml खाने वाला अरंडी का तेल। अब इन्हें मिलाकर तैयार कैसे करते हैं? क्या कोई मुश्किल तरीका है इसका? नहीं, इसकी तैयारी भी काफी सीधी सादी है, जैसा कि अक्सर ऐसे घरेलू नुस्खों में होता है। सबसे पहले तो वो जो 10 पान के पत्ते हैं, उन्हें अच्छी तरह पानी से धोकर साफ कर लेना चाहिए, धूल मिट्टी न रहे। ठीक है, पत्ते धुल गए, उसके बाद? धोने के बाद इन पत्तों को पीसना है। इनका एक महीन पेस्ट, चटनी जैसा बना लेना है। पहले तो लोग सिलबट्टे पे पीसते होंगे, पर आजकल मिक्सी में भी आराम से हो जाता है। जरूरी ये है कि एकदम चिकना गाढ़ा लेप जैसा बन जाए, टुकड़े न रहें उसमें। समझ गई, एकदम स्मूथ पेस्ट। पेस्ट बन गया, फिर अगला कदम क्या है? हाँ, जब ये पेस्ट तैयार हो जाए तो इसे वो जो 100 ml अरंडी का तेल है उसमें डालकर अच्छी तरह से मिला देना है। चम्मच से या किसी लकड़ी से तब तक मिलाना है जब तक पत्तों का पेस्ट और तेल एकसार ना हो जाए, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए। ऐसा ना हो कि पेस्ट नीचे बैठ जाए और तेल ऊपर तैरता रहे। अच्छे से मिलाना है। बस हो गया, ये मिश्रण अब इस्तेमाल के लिए तैयार है। वाकई तैयारी तो काफी आसान है, धोना, पीसना और मिलाना। ठीक है, तो अब हमारे पास ये पान के पत्ते और अरंडी के तेल का मिश्रण तैयार है। अब सवाल ये है कि इसे जो गाय मैस्टाइटिस से पीड़ित है उस पर इस्तेमाल कैसे करना है। क्या इसे सिर्फ थन पर लगाना होता है? यहीं पर ये नुस्खा थोड़ा सा अलग है और दिलचस्प भी। इसका इस्तेमाल सिर्फ बाहर लगाने के लिए नहीं है। इसके दो हिस्से हैं। जो मिश्रण हमने तैयार किया, उसका ज्यादातर हिस्सा, यानी आप कह लीजिए लगभग 3/4 भाग, वो गाय को सीधे मुंह से खिला देना है। क्या खिलाना भी पड़ता है? मैं तो सोच रही थी कि ये सिर्फ लगाने वाला लेप होगा। ये तो काफी अनोखी बात है कि इसे अंदर से भी दिया जा रहा है। हाँ, यही इसकी खासियत है। पारंपरिक चिकित्सा में अक्सर समस्या को सिर्फ बाहरी लक्षण तक नहीं देखते, वो पूरे शरीर पर असर करने वाले इलाज पर जोर देते हैं। शायद सोच यही हो कि बीमारी की जड़ पर अंदर से भी काम हो। तो मान लीजिए 100 ml तेल और पेस्ट का मिश्रण है, तो उसमें से करीब 75 ml गाय को पिला या खिला देना है। ठीक है, तो बड़ा हिस्सा तो खिला दिया। अब जो बाकी बचा हुआ मिश्रण है, करीब 1/4 हिस्सा, उसका क्या करना है? वो जो 1/4 मिश्रण बच गया है, यानी करीब 25 ml तेल और पेस्ट, उसे सीधे गाय के प्रभावित थन पर लगाना है। जिस थन में सूजन है, या जो छूने में गर्म लगता है या कठोर है, या जिससे दूध ठीक से नहीं आ रहा, उस पूरे थन पर इस बचे हुए मिश्रण का हल्के हाथ से लेप करना है। बहुत रगड़ना नहीं है, बस धीरे से लगा देना है। अच्छा,
तो मतलब एक ही दवा अंदर से भी काम कर रही है और बाहर से भी। ये तो बड़ा दिलचस्प तरीका है। अब ये करना कितनी बार है? दिन में कई बार या सिर्फ एक बार? और कितने दिनों तक इसे जारी रखना होता है? इसके अनुसार इसे दिन में कई बार करने की जरूरत नहीं बताई गई है। दिन में सिर्फ एक बार ये पूरी प्रक्रिया दोहरानी है, मतलब 3/4 मिश्रण खिलाना और 1/4 थन पर लगाना। अच्छा, रोजाना सिर्फ एक बार। और कितने दिनों तक लगातार करना है? इसे लगातार 3 से 5 दिनों तक जारी रखने की सलाह दी जाती है, यानी हर रोज एक बार कुल 3 से 5 दिन तक ये उपचार करना है। और उम्मीद की जाती है कि इतने दिनों में पशु की हालत में सुधार दिखने लगेगा। अगर मान लीजिए 5 दिन में भी कोई खास फर्क ना दिखे तो फिर शायद किसी और सलाह या इलाज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो तरीका बिल्कुल साफ है। 10 पान पत्ते पीसकर 100 ml खाने वाले अरंडी तेल में मिलाएं, रोज एक बार, 4 खिलाएं, 4 लगाएं, 3 से 5 दिन। अब सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि ये काम कैसे करता होगा। यहाँ बात सच में रोचक हो जाती है। पान के पत्ते और अरंडी का तेल, ये तो बहुत ही सामान्य सी चीजें लगती हैं। इनमें ऐसा क्या खास हो सकता है जो मेस्टाइटिस जैसी गंभीर समस्या में राहत दे सके? क्या इसका कोई संभावित वैज्ञानिक आधार समझा जा सकता है? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, पारंपरिक ज्ञान जो है वो हजारों सालों के अनुभव और अवलोकन, मतलब ऑब्जर्वेशन का नतीजा होता है। हमेशा हमारे पास उसकी लैब में टेस्ट की भी वैज्ञानिक व्याख्या नहीं होती। लेकिन अगर हम इन दोनों चीज़ों, पान के पत्ते और अरंडी का तेल के जो ज्ञात रासायनिक गुण हैं उनको देखें तो हमें कुछ संकेत जरूर मिलते हैं कि ये क्यों कारगर हो सकता है। हाँ, जैसे कि पान के पत्ते, उनका जिक्र तो पूजा पाठ में या खाने के बाद ही ज्यादातर सुना है। दवा के तौर पर इनमें क्या खास बात हो सकती है? पान के पत्तों पर जो कुछ स्टडीज हुई हैं उनसे पता चलता है कि इनमें कई तरह के बायो एक्टिव कंपाउंड्स, मतलब जैविक रूप से सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। इनमें 2 मुख्य तत्व हैं, पाइपरीन और पाइपरिडीन। आपको शायद पता हो, पाइपरीन वही तत्व है जो काली मिर्च को उसका तीखापन देता है। इन तत्वों को उनके एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाले और एंटी बैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया से लड़ने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। अच्छा, मतलब पान के पत्तों में सूजन और बैक्टीरिया दोनों से लड़ने की क्षमता हो सकती है। जी हाँ, ऐसी संभावना बिल्कुल है। और मस्टाइटिस में मुख्य समस्या क्या होती है? थन में सूजन और अक्सर किसी न किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। तो ये मुमकिन है कि पान के पत्तों की ये तत्व सीधे सूजन कम करें और इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया पर असर डालें। खासकर जब मिश्रण खिलाया जाता है तो ये तत्व शरीर के अंदर पहुंच के काम कर सकते हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है। और अरंडी के तेल का क्या उसमें भी ऐसे ही कुछ गुण है? उसे तो हमने ज्यादातर कब्ज के लिए या बालों के लिए सुना है। अरंडी के तेल के बारे में पारंपरिक जानकारी और कुछ शोध ये बताते हैं कि इसमें अल्कलॉइड्स नाम के यौगिक पाए जाते हैं। अल्कलॉइड्स पौधों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन वाले रसायनों का एक बहुत बड़ा समूह है और इनमें से कई अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं। अरंडी के तेल को पारंपरिक रूप से बाहर लगाने पर सूजन कम करने और दर्द निवारक के रूप में भी इस्तेमाल करते रहे हैं। इसके अलावा तेल की अपनी एक प्रकृति होती है जो शायद त्वचा में या शरीर में दूसरे तत्वों के, मतलब एब्जॉर्प्शन में मदद करती हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि पान के पत्ते अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुणों से सूजन और इन्फेक्शन पर काम कर सकते हैं। और अरंडी का तेल खुद भी सूजन कम कर सकता है और शायद पत्तों के असरदार तत्वों को थन की त्वचा में या शरीर में बेहतर तरीके से पहुंचाने में मदद करता हो। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों मिलकर, मतलब साथ में, ज्यादा असर दिखाते हो? ये एक बहुत अच्छी और लॉजिकल व्याख्या है। साइंस की भाषा में इसे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। मतलब जब 2 या ज्यादा चीजें मिलकर काम करती हैं तो उनका कुल असर उनके अकेले अकेले असर के जोड़ से भी ज्यादा होता है। ये बिल्कुल संभव है कि पान के पत्तों के तत्व और अरंडी के तेल के गुण मिलकर मैस्टाइटिस के लक्षणों पर ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करते हों। खिलाने से अंदरूनी असर और लगाने से बाहरी राहत, दोनों मिलकर शायद ज्यादा फायदा पहुंचाते हों। लेकिन ये ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये अभी सिर्फ संभावित व्याख्याएं हैं। इनके ज्ञात गुणों पर आधारित हैं। इस खास नुस्खे पर और इसके असर पर शायद और वैज्ञानिक शोध की जरूरत होगी ताकि पक्के तौर पर कहा जा सके कि ये कैसे और कितना काम करता है। बिल्कुल सही, ये समझना बहुत जरूरी है। पारंपरिक ज्ञान अनुभव पर आधारित है और आधुनिक विज्ञान लैब में प्रमाण मांगता है। दोनों के बीच एक संतुलन बनाना जरूरी है। इन नुस्खों की सटीक क्रियाविधि, अलग अलग पशुओं पर असर, सही मात्रा, डोज जिसे कहते हैं, और कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इन सबका पूरी तरह से वैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए और स्टडी की जरूरत होती है।
लेकिन हाँ, ये पारंपरिक नुस्खे हमें एक दिशा जरूर दिखाते हैं, एक संभावना देते हैं जिस पर आगे काम हो सकता है। तो फिर इसका कुल मतलब क्या हुआ? आज के ज़माने में जब पशु चिकित्सा में इतनी तरक्की हो गई है, नई नई दवाएं हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, तब इस तरह के पारंपरिक उपचारों की जानकारी या उन पर बात करना क्यों मायने रखता है? इसकी क्या अहमियत है? ये सवाल बहुत ही प्रासंगिक है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इस तरह के घरेलू और पारंपरिक नुस्खे आज भी कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है इनकी सुलभता और कम लागत। पान के पत्ते और अरंडी का तेल, जैसा हमने पहले कहा, ऐसी चीजें हैं जो खासकर दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में, जहां शायद वेटनरी डॉक्टर तक पहुंच मुश्किल हो या महंगी हो, वहां के किसानों के लिए आधुनिक दवाओं के मुकाबले ज्यादा आसानी से और सस्ते में मिल सकती हैं। हाँ, ये बात तो है। कई बार फटाफट डॉक्टर तक पहुंचना मुमकिन नहीं होता। ऐसे में शायद ये एक तरह का प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड जैसा काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरह से फर्स्ट एड या शुरुआती मदद का काम कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि ये नुस्खे हमारी सदियों पुरानी ज्ञान परंपरा का हिस्सा हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे अनुभव और अवलोकन का नतीजा है। इस ज्ञान को हम एथनो वेटेरिनरी मेडिसिन कहते हैं, यानी पशुओं के इलाज के लिए स्थानीय समुदायों का पारंपरिक ज्ञान। इस ज्ञान को सहेजना, समझना और इसका सम्मान करना अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने और स्थानीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करने के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। तो ये सिर्फ एक नुस्खा नहीं, बल्कि एक पूरी सांस्कृतिक और ज्ञान की विरासत का प्रतीक है। हाँ, और तीसरा पहलू ये है कि ये हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान खोजने के कई रास्ते हो सकते हैं। आधुनिक विज्ञान अपनी जगह बहुत शक्तिशाली और जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लोक ज्ञान में भी अक्सर गहरी समझ और कारगर उपाय छिपे होते हैं। इतिहास गवाह है कि कई आधुनिक दवाओं की प्रेरणा ऐसे ही पारंपरिक नुस्खों से मिली है। इसलिए इस तरह की जानकारी को सिर्फ इसलिए नकार देना कि वो पुरानी या अवैज्ञानिक है, शायद सही तरीका नहीं है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि कई लोग शायद सोचें कि जब प्रमाणित आधुनिक दवाएं हैं तो इन नुस्खों पर क्यों भरोसा करें? क्या इनमें कोई रिस्क नहीं हो सकता? ये चिंता बिल्कुल भूल जायज है। जैसा हमने पहले कहा, पारंपरिक नुस्खों के स्टैंडर्ड डोज और सेफ्टी प्रोफाइल पर अक्सर उतना डेटा नहीं होता जितना आधुनिक दवाओं पर होता है। इसलिए सावधानी बरतना तो जरूरी है ही। अगर समस्या गंभीर है या इन नुस्खों से सुधार नहीं दिख रहा, तो एक प्रशिक्षित पशु चिकित्सक की सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पारंपरिक ज्ञान को पूरी तरह नकार दें। जरूरत है कि हम पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक पुल बनाएं, एक संवाद स्थापित करें। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। निश्चित रूप से, बिल्कुल। पारंपरिक ज्ञान हमें संभावित उपचारों और स्थानीय संसाधनों की तरफ इशारा कर सकता है, और आधुनिक विज्ञान उन इशारों की पुष्टि करने, उनकी क्रियाविधि को बारीकी से समझने, उन्हें सुरक्षित बनाने और ज्यादा प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके विकसित करने में मदद कर सकता है। ये एक तरह का इंटीग्रेशन हो सकता है, जहां हम दोनों दुनियाओं के सर्वश्रेष्ठ का लाभ उठा सकें। तो हमने आज गायों में थनैला रोग के एक पारंपरिक उपचार के बारे में काफी गहराई से समझा। इसमें 10 पान के पत्तों को पीसकर 100 मिलीलीटर खाने योग्य अरंडी के तेल में मिलाया जाता है। फिर इस मिश्रण का लगभग 3/4 हिस्सा गाय को खिलाया जाता है और बचा हुआ 1/4 प्रभावित थन पर लगाया जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया दिन में एक बार लगातार 3 से 5 दिनों तक करनी होती है। और हमने ये भी समझने की कोशिश की कि इसके काम करने के पीछे का संभावित कारण पान के पत्तों में मौजूद पाइपेरीन और पाइपेरिडीन जैसे तत्व हो सकते हैं, जिनमें सूजन कम करने और बैक्टीरिया से लड़ने के गुण हो सकते हैं। और साथ ही अरंडी के तेल में मौजूद एल्केलॉइड्स और उसके अपने सूजन रोधी गुण भी इसमें भूमिका निभाते होंगे, और ये दोनों मिलकर शायद ज्यादा असरदार होते हैं। बिल्कुल सही सारांश दिया आपने। और ये पूरी बातचीत हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर दी है ना। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह के और कितने अनगिनत पारंपरिक उपचार या नुस्खे होंगे, खासकर पशुओं के इलाज से जुड़े हुए, जो अभी भी गांवों में, समुदायों में बस मौखिक रूप से जीवित हैं, लेकिन जिनका व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक अध्ययन या प्रलेखन, मतलब डॉक्यूमेंटेशन, नहीं हुआ है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। न जाने कितना पारंपरिक ज्ञान अभी भी बस लोगों की याददाश्त में ही सिमटा हुआ होगा और वक्त के साथ शायद खो भी रहा हो। उसका वैज्ञानिक सत्यापन कर सकें
तो क्या हम पशु स्वास्थ्य की चुनौतियों से निपटने के लिए खासकर कम संसाधनों वाले क्षेत्रों में नए, सस्ते और टिकाऊ समाधान नहीं ढूंढ सकते? पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक सार्थक पुल बनाने की, एक दूसरे से सीखने की क्या और कैसी संभावनाएं मौजूद हैं जिन पर हमें और गंभीरता से काम करने की जरूरत है? ये सिर्फ एक अकादमिक सवाल नहीं है, बल्कि इसके व्यावहारिक और आर्थिक मायने भी हो सकते हैं। वाकई ये एक ऐसा विचार है जिस पर और सोचने की और शायद आगे काम करने की भी जरूरत है। इस बहुत ही रोचक और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।